भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जबलपुर में आयोजित शक्ति केंद्र प्रमुख बूथ अध्यक्ष त्रिदेव सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से स्थानीय प्रत्याशी को विजय बनाने के साथ ही देश भर में भाजपा को बड़े अंतर से विजय बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और अपने अपने बूथ स्तर पर 100% मतदान कराने की अपील की है। नड्डा ने कहा कि भाजपा 18 करोड़ लोगों की पार्टी है, लगभग 1,16,000 शक्ति केंद्र है, लगभग 6,40,000 बूथ की समिति है। किसी राजनीतिक दल के पास इतनी ताकत नहीं है कि 2024 में भाजपा अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 400 से अधिक सीटों पर जीत की जाएगी। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके 94 सांसद, राज्यसभा में 1500 विधायक और 200 मेयर हैं। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में तीसरे नंबर है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की ताकत है। भारत सौभाग्यशाली है, देश के पास नेता, नीति, नियत और निर्णय लेने की ताकत है। भाजपा पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और रिपोर्ट कार्ड को लेकर आगे चलती है। बूथ सम्मेलन में मंच पर विराजमान बहुत ही संवेदनशील और कर्मशील अध्यक्ष श्री विष्णु दत्त शर्मा जी, वीडी शर्मा जी, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे मां नर्मदा के तट पर इस कार्यकर्ता बूथ सम्मेलन करता हूं और साथ ही रानी दुर्गावती जी का उनसे प्रेरणा लेकर के नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपसे बहुत सी बातें बड़ी गहराई से की है और उसमें मुझे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वीडी शर्मा जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने आपको संगठन की बारीकियों के बारे में बताया। हमारे मोहन यादव जी ने आपको सरकार ने 3 महीने में क्या क्या किया इसके बारे में एक संक्षिप्त रिपोर्ट आपके सामने रखी है और मैं बूथ के कार्यकर्ताओं को मुझे वार्तालाप करने का सौभाग्य मिला है। मित्रों, मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि यहां बैठे लोग, हमारे कार्यकर्ता, आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ये जरूर है कि शायद आपको अपने ही भाग्य का पता न हो कि आप कितने भाग्यशाली हैं। और मैं सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जिसको यह सौभाग्य मिल रहा है कि जब वो चुनाव के मैदान में उतर रहा है तो उसके पहले ही उसके चेहरे पर जीत का आत्मविश्वास साफ दिख रहा है। ये हमारे भाग्य की तस्वीर है। हमने दौर देखे, हमने वो समय भी देखा है जब हम चुनाव में नामांकन पत्र भरने जाते थे तो उसी समय से हमारे मन में प्रश्न खड़ा हो जाता था, जीतेंगे कि नहीं, सफलता मिलेगी कि नहीं, सफल होंगे कि नहीं। और आज जब आप चुनाव के मैदान में उतरे हैं तो आप सफलता की बात नहीं कर रहे हैं, आप वोटों का अंतर की बात कर रहे हैं कि कितने मार्जिन से जीत रहे हैं। बताइए, आप भाग्यशाली है कि नहीं है? बोलो भाई, भाग्यशाली हो कि नहीं हो? जो चुनाव में उतरने के पहले इस बात से संतुष्ट हो जाते हो कि जीत हमारी है और इस नारे को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि आप इसलिए भी भाग्यशाली हैं क्योंकि ये जो आपको सफलता का फल मिल रहा है, इसके पीछे 4-4 पीढ़ियां खप गई हैं। ये उनका तप है
मुकाम पर पहुंचाया है जिसका फल देखने को और समझने को और जानने को हम लोगों को अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। यहां बैठे हैं बहुत लोग मेरे बारे में जबलपुर का रिश्ता बता रहे थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसी जबलपुर में लोग लोकसभा का चुनाव अपनी जमानत बचा करके जनसंघ का दिया का दीप जलाने के लिए लगाया करते थे। ये भी हमने दिन देखा, हमने वो भी दिन देखा है जब लोग अपने घर की जमीनों को बेचकर सिर्फ चुनाव में जनसंघ का दीप जले इसके लिए भी काम किया करते। और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर भारत में ऐसी राजनीतिक दल भी कम रह गए हैं जो अपनी जनसभा इतनी बड़ी कर ले, जिसकी संख्या इतनी बड़ी हो। ऐसी पार्टियां भी अब कम हो गई, सिकुड़ गई हैं। और हमारे पार्टी का कार्यकर्ता का सम्मेलन वो जनसभा से बड़ा हो जाता है। ये पार्टी की ताकत आ जाती है। इसलिए मित्रों, अब मेरी दूसरी बात सुनना, जब खानदान में लोगों के तप के कारण कोई परिवार, कोई पार्टी आगे बढ़ जाती है और उस खानदान के लोग अगर लापरवाह हो जाते हैं तो जीत बिफरने में भी समय नहीं लेती। इसलिए हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। 4-4 पीढ़ियों की तप को हमको संभाल कर रखना है। आशीष दुबे को सिर्फ हमने लोकसभा में नहीं भेजना है, हमने भारत का रिकॉर्ड बनाना है कि मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार करके हमको दिखाना है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं, आप इन बातों को गहराई से समझें। मित्रों, कौन सी पार्टी है आज भारत में जो वैचारिक निष्ठ पार्टी हो? एक पार्टी बता दो। आश्चर्य के साथ देखते हैं, हम सब लोकतंत्र के संवाहक हैं। सरकार के माध्यम से हमने कुछ फैसले लिए, वो फैसले आप तक पहुंचे होंगे। कितने छोटी छोटी बात लेकिन महत्व की बात। हमने निर्णय किया कि अगर कैबिनेट कहीं होगी तो पहली कैबिनेट होगी जबलपुर में रानी दुर्गावती को प्रणाम करते हुए, हमारी बहादुर वीरांगना जिसने अकबर जैसे एक अलग प्रकार के बहुत बड़े साम्राज्य के शासक को चुनौती दी और चाहे प्राण चले गए लेकिन आन नहीं जाने दी। ये जो बहादुरी हमारे क्षेत्र की है, ये इस बात की ललायत करती है कि काल के प्रवाह में समय के साथ हमारी दृष्टि देशभक्ति के साथ होना चाहिए। हमारी दृष्टि राजनीतिक समझदारी की भी होना चाहिए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, राजनीतिक फलक पे वर्तमान का एक अलग समय चल रहा है। उस समय का विश्लेषण करोगे तो हमको हमारी जवाबदारी और बढ़ जाएगी। आप अंदाज तो लगाओ, हमारे एक तरफ ऋषि तुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। नादान लोग कहते हैं इनके बाल बच्चे नहीं है। एक मूर्ख आदमी अपनी इस टाइप की बात करता है, लेकिन मोदी जी का जवाब कितना उदात्त है। उन्होंने कहा 142 करोड़ मेरे देशवासी है, परिवारवासी है। जवाब है, ये जवाब हमको 56 इंच के सीने वाले के साथ जोड़ता है। एक तरफ मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जो कहा वो करके दिखाया, क्योंकि मोदी है तो आप अंदाज लगा लो। ये खाने वाले और जिनने नकली लारी लूंगा, सबसे पहले बड़ा भव्य आलीशान बंगला बनाया और एक के बाद एक झूठ बोलते गए। जनता तो जैसे जानती नहीं है। मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा हूँ, इसलिए आपकी जवाबदारी बताना चाहूंगा, क्योंकि हम पोलिंग के कार्यकर्ता हैं। अरे भाई, किसी पे भी आरोप लगे तो लोकतंत्र में हम अगर चुने जाते हैं तो जनता के वोट से चुने जाते हैं। जनता हम पे भरोसा करती है,
हम पे आस्था करती है और लोकतंत्र में हम चुनाव जीतते हैं। लेकिन अगर हम पे कोई उंगली उठ जाए किसी भी कारण से, तो इस देश का इतिहास है, लाल बहादुर शास्त्री रेल दुर्घटना हुई, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे करके उत्कृष्ट उदाहरण दिया कि ये गरीबी का कुछ भी हो सकता था, लेकिन आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया सभी पदों से, सांसद से भी इस्तीफा दिया। ये लोकतंत्र की गौरव परंपरा है। और उन्होंने कहा जब तक कोर्ट मुझे निर्दोष नहीं कर दे मैं कोई पद नहीं लूंगा। ये हमारा अपना लोकतंत्र का उदाहरण है। और उसके उल्टे एक मंत्री जेल गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, इतनी मोटी चमड़ी के, भाजपा को गाली बकते रहिए, सबको गाली बकते रहिए। दूसरे मंत्री जेल गए, 21 मंत्री 21 नेता जेल चले गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हद तो तब कहोगे जब खुद का नाम भी आया, और खुद का नाम आया तो खुद ने जेल जाने के बाद अपने आप को मुख्यमंत्री से मुक्त नहीं किया। तो मित्रों, ये जान के चलो कि ये आजादी के बाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा हमारी आपकी है कि ऐसा पदलोलुप व्यक्ति जो प्रत्येक मतदाता का अपमान कर रहा है वो जेल नहीं गए, ये प्रत्येक मतदाता का सम्मान जेल गया है। इस जेल के अंदर जाने वाले कलंक को जनता के सामने ले जाना पड़ेगा कि केजरीवाल जी आप जेल नहीं गए, जिन जिन लोगों ने आप पे विश्वास किया उनके विश्वास का गला आपने घोटा है, उनका सम्मान आपने गिराया है, उनको अपमानित किया है। इसलिए लोकतंत्र की इस लड़ाई में मोदी जी ने जो बात कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो हम सबकी जवाबदारी बनती है। ऐसे व्यक्ति सहित पूरे के पूरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, पूरे के पूरे कुंबे में सब जमानत पे है। हमको सबको अपने बूथ पे जा करके ये जो नए वोट बढ़ाना है, इसी की बात करना है। क्योंकि पिछली बार माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया था, माननीय नड्डा जी ने नारा दिया था कि एमपी के मन में जोरदार विधानसभा की सीट जीती थी, और उस प्रचंड बहुमत के आधार पर जब सरकार बनी तो हमने सरकार के फैसले कैसे किए। हमारा पहला फैसला प्रत्येक जिले के अंदर युवाओं के लिए एक एक्सीलेंस कॉलेज खुलना चाहिए। हमने पहला निर्णय किया युवाओं के लिए। आप बताइए एक्सीलेंस कॉलेज खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। हमने दूसरा फैसला किया, जो अपराधी है, ज्यादा अपराध करता है, बड़े बड़े अपराध करता है, लेकिन बार बार जमानत से छूट जाता है, फिर अपराध करता है, उसकी जगह बाहर होना चाहिए कि जेल में होना चाहिए। हमने दूसरा फैसला किया, ऐसे अपराधी जो बार बार अपराध करते हैं उनकी पुरानी जमानत भी निरस्त कराएंगे, वो नई होने नहीं देंगे, सबको जेल भेजेंगे। यह हमारा फैसला था। हमने तीसरा फैसला किया कि खुले के अंदर कोई भी ये जो खाने वाले खाए, बेचने वाले बेचे, लेकिन जिनका खाने की इच्छा नहीं हो वो क्यों जाए उधर चक्कर में। खाने के लिए फूड सेफ्टी नियम का अपना कानून है, तो उनका एक बाजार बना देंगे, लेकिन बाजार में ये सब नहीं बिकने देंगे। हमने रोका कि नहीं रोका? तो ताली बजा के बताओ, ये हमारा निर्णय है। और ऐसे एक नहीं, लगभग 100 से ज्यादा निर्णय इस 100 दिन के अंदर लिए। हमने कहा कि कोई भी बच्चा या बड़ा बूढ़ा 108 के एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तो चला जाता है, लेकिन कोई कारण से उसका शरीर छूट जाए, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अब गरीब आदमी है, गांव जाना है, मोहल्ले में जाना है, किसी स्थान पे पहुंचना है, वो लाश को हाथ में लेके जा रहा है, वो ऑटो रिक्शा में लेके जा रहा है, ठेले पे लेके जा रहा है, साइकिल रिक्शे पे लेके जा रहा है। पूरी मानवता कलंकित होती है। हमारी सरकार में ये नहीं चलेगा। हमारी सरकार ने निर्णय किया किसी की भी ऐसी मृत्यु होगी सरकार घर तक छुड़वाएगी। ये हमारा अपना फैसला। बोला ये फैसला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमने कहा कि सरकार के आधार